मैं नीतू चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान बीए भाग द्वितीय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत विवाद का मुद्दा रहा है। इसके विषय क्षेत्र की समस्या, सबसे प्रमुख समस्या ये है कि हम किस किस अध्ययन क्षेत्र को इसमें शामिल करें और किन विषयों को इसके अध्ययन क्षेत्र से हम बाहर रखें। तो इसके सीमांकन की जो समस्या है वो बनी हुई है और तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक राजनीति शास्त्री इनमें भी गहरा मतभेद विद्यमान है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के जो सीमांकन की समस्या है ये इसलिए भी उलझी हुई है कि इसके विचारक इसकी अध्ययन पद्धतियों, इसके परिवर्तनों और इसके उपागमों तथा सिद्धांतों के बारे में एकमत नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके विषय क्षेत्र को लेकर ये समस्या बनी हुई है। इसके विषय क्षेत्र संबंधी विवाद को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। जीन ब्लॉन्डेल नामक एक राजनीतिक विचारक है जो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंधी जो विवाद है उसको ये दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है सीमा संबंधी विवाद, जिसमें दो दृष्टिकोण शामिल है, कानूनी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। दूसरा विवाद है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित विवाद या बिहेवियर अप्रोच। तो पहला जो विवाद है सीमा संबंधी विवाद, पहले हम इस विवाद को समझते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो पहला विवाद है सीमा संबंधी विवाद कि किन किन विषयों को हम इसकी सीमा के अंतर्गत लें और किन विषयों को हम इसकी सीमा के बाहर रखें। इसके संबंध में दो दृष्टिकोण प्रमुख है, जिसमें पहला दृष्टिकोण है कानूनी दृष्टिकोण और दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबद्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि कानूनी दृष्टिकोण कहता है कि तुलनात्मक राजनीति में जिन विषयों की भी हम तुलना करें वो ही विषय होने चाहिए जो संविधान में कानून के द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए संविधान में अगर संविधान में कार्यपालिका का उल्लेख है, संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख है, संविधान में हमने प्रधानमंत्री का उल्लेख है, जिन भी संस्थाओं का संविधान में उल्लेख है केवल हम उन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन इसमें करें। ठीक है। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहता है कि चूँकि व्यक्ति का जो व्यवहार राजनीति से जुड़ा हुआ है वो व्यवहार भी राजनीति को प्रभावित करता है, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल संस्थाओं की ही तुलना करें। हमें व्यक्ति के उस प्रत्येक राजनीतिक व्यवहार को भी तुलनात्मक राजनीति में शामिल करना चाहिए जिससे हमारी राजनीति प्रभावित हो रही है। व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजकीय संस्थाओं व गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सब तथ्य एकत्रित करके उन सब की भी आपस में तुलना करनी चाहिए। तो ये दूसरा जो दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये कहता है कि केवल हम तुलना को संस्थागत बना के नहीं रखें, हम तुलना में व्यक्ति के व्यवहार को भी शामिल करें, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति का व्यवहार परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। तो जब तक हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की भी तुलना नहीं करेंगे तब तक हम तुलनात्मक राजनीति को नहीं समझ सकते। इस तरह से ये दोनों दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण, दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी सीमा को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विवाद है मानकों व व्यवहार के संबंधों का विवाद।
मानकों व व्यवहार के संबंधों का विवाद है। मानक हम सभी जानते हैं कि मानक नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स जिनकी अभिव्यक्ति कानूनों के रूप में होती है, प्रक्रियाओं में होती है, नियमों में होती है। राजनीति के कुछ मानक या नियम बने हुए हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना व्यवहार इन कानूनों के प्रतिकूल करता है। बहुत बार नियम कानून जो होते हैं वो बने रहते हैं और व्यक्ति का व्यवहार उनसे बिल्कुल अलग होता है। ऐसी स्थिति में समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि हम तुलनात्मक राजनीति में किस व्यवहार की तुलना करें। उदाहरण के लिए राजनीति में कुछ नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि जब चुनाव का समय होता है तो चुनाव के समय पे ये नियम बना दिया जाता है सरकार के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा कि निश्चित सीमा से अधिक कोई भी राजनीतिक दल पैसे खर्च नहीं करेगा। ये नियम या मानक बना दिया गया, परंतु हम सभी देखते हैं कि व्यवहार में व्यक्ति बहुत अधिक पैसे खर्च करता है और मानक या नियम जो होते हैं वो बने रहते हैं और उसके उलट व्यक्ति अलग व्यवहार करता है। तो इस तरह से जब हम तुलना की बात पे जब हम आते हैं तो हम ये कन्फ्यूजन होता है कि हम मानकों के आधार पर तुलना करें या हम व्यवहार के आधार पर तुलना करें। तो ये जो समस्या है राजनीति में ये बनी हुई है, क्योंकि मानक और व्यवहार दोनों गत्यात्मक है, दोनों बदलते रहते हैं। मानक में परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन लाता है और कई बार व्यवहार ही भी मानकों में परिवर्तन कर देते हैं और नवीन मानकों की स्थापना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम मानकों और व्यवहार में से किसकी आपस में हम तुलना करके निष्कर्ष निकालें। तो इस तरह से ये जो दोनों विवाद हैं ये राजनीति विज्ञान तुलनात्मक राजनीति में बने हुए हैं। फिर भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में हम कुछ विषयों को शामिल कर सकते हैं जिसके आधार पर इसमें अध्ययन हो रहा है, जिसमें सबसे पहला है विश्लेषणात्मक आनुभविक खोज, एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अनुभविक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं होता, बल्कि तुलनात्मक राजनीति में अनुभव के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में जो हो रहा है, राजनीतिक विज्ञान में अनुभव के आधार पर जो हो रहा है, केवल उन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है अवसंरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अवसंरचनाओं पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, न केवल औपचारिक संरचना बल्कि जो चीज़ें जो विषय राजनीति को आधार प्रदान करते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल है, दबाव गुट है, लोकमत है, इन सब चीज़ों के अध्ययन पे भी तुलनात्मक राजनीति में ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है तुलनात्मक राजनीति की विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। अब तक राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन हो रहे थे उनका प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देश ही थे। यूरोपीय देशों में जो शासन व्यवस्थाएं चल रही थी वहाँ की राजनीति का ही केवल इनमें अध्ययन होता था। तुलनात्मक राजनीति के आने के बाद विकासशील जो समाज है या एशिया अफ्रीका के नव उदित जो राष्ट्र हैं, जो पहले बहुत समय तक यूरोपीय राष्ट्रों के अधीन रहे हैं, जब वो स्वतंत्र हुए वहाँ की नई नई राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ, तो उन व्यवस्थाओं के अध्ययन के पर भी तुलनात्मक राजनीति में बल दिया जाने लगा है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है अंतःशास्त्रीय उपागम या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अंतःशास्त्रीय उपागम अर्थात एक विषय को अन्य विषयों के साथ जोड़कर अध्ययन करना। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान का हम स्वतंत्र रूप से अगर हम अध्ययन करें तो हम पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। हमें हमारे विषयों को समाजशास्त्र के साथ भी जोड़ना है, हमें मनोविज्ञान के साथ भी जोड़कर देखना है, हमें अर्थशास्त्र से भी सहायता लेनी है, हमें जीव विज्ञान से भी कुछ लेना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है
और किसी भी विषय का हम स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते, तो हमें सभी विषयों को आपस में जोड़कर उनका अध्ययन करना चाहिए, और ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जा रहा है। पांचवी महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम तुलनात्मक राजनीति में शामिल करते हैं वो है मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत, वैल्यू फ्री पॉलिटिकल थ्योरी। तुलनात्मक राजनीति का संबंध वस्तुओं के आदर्श रूप से न होकर उसके वास्तविक रूप से है, और यही कारण है कि हम केवल मूल्यों पर आधारित अध्ययन के साथ नहीं जी सकते। हमें मूल्य विहीन या अनुभव से जुड़े हुए अध्ययन को अपने राजनीति विज्ञान में या तुलनात्मक राजनीति में स्थान देना होगा, और यही कारण है कि अब तुलनात्मक राजनीति में केवल क्या होना चाहिए इसी पे बल नहीं दिया जाता, बल्कि वास्तविक रूप में राजनीति में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों की तुलना राजनीति विज्ञान में की जाती है। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांतों के विकास पर जोर देता है। तो ये 5 बातें महत्वपूर्ण है जो तुलनात्मक राजनीति के बदलते हुए विषय क्षेत्र को स्पष्ट करती है। तो ये है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंधित जो विवाद है और किन किन विषयों को हम तुलनात्मक राजनीति में शामिल करते हैं। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में।